देखो एक नया टर्म पढ़, नया तो नहीं, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड चीज़ें याद रख लेते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इम्पल्स। तो बताओ क्या होता है लीनियर इम्पल्स, किसी को याद है? क्या क्या फोर्स और टाइम का कुछ, यस, फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। तो ये होता है एफ डॉट डी टी का इंटीग्रल, ये इम्पल्स होता है, दिस क्वांटिटी इज डिफाइंड एज इम्पल्स। लेकिन इसको इस तरीके से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किस तरीके से याद रखने की है कि ये सबसे पहले तो आया कहाँ से, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया, एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। इसको मैथमेटिकली इसको उठा के अगर इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा, तो एफ डॉट डी टी इज इक्वल्स टू डी पी। तो अगर इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड तो यही है इम्पल्स। तो अगर ये इम्पल्स है और इक्वल टू लगा है उसके आगे तो ये भी इम्पल्स है। तो अब इस चीज़ पे फोकस करो कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, नॉट मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्या क्या, ये भी चेंज, परफेक्ट। तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। मतलब ये याद रखना है हमें, काम की चीज़ सॉल्व करते टाइम कि इम्पल्स जो है वो क्या किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और अगर ग्राफ ऐसे आ जाए हमारे सामने, एफ वर्सेस टाइम का, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उसका एरिया अंडर का भी होता है वो एफ डी टी, दिस इज एफ डी टी, दिस इज एरिया अंडर ए टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व। तो अगर एफ टी कर्व दिया उसके अंदर का एरिया निकाल दिया तो वो भी इम्पल्स ही है। ग्राफिकली इम्पल्स को बस ऐसे याद रखना है। जब इम्पल्स होता क्या है, मतलब फिजिकली फोर्स और इम्पल्स में क्या डिफरेंस है, तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ये हमने देख ली जो काम में याद रखनी है, बट फिजिकल वो क्या है, मतलब क्या मतलब, ये फोर्स समझ में आ जाता है ना, धक्का लगता है तो हमें फोर्स समझ में आ गया। व्हाट इज इम्पल्स, तो इम्पल्स को तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ये झटके के समान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं बहुत धीरे धीरे खींच रहा हूँ, आराम से, मतलब द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अच्छा खासा टाइम, सो दिस इज फोर्स। लेकिन कैरम की तरह इसको ऐसे मार रहे हैं, सॉरी, कैरम की तरह अगर इसको ऐसे मार रहे हैं ऐसे झटके से, तो मतलब वो एक इम्पल्स दे रहा है, फोर्स ज़रा से टाइम के लिए एक्टिव वो हुआ। तो जैसे इम्पल्स के रियल एग्जांपल तुम्हें लाइफ में कहाँ देखने को मिलते हैं, कैरम खेल रहे हैं जब गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, एकदम से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे एक्सीडेंट हो जाता है, कोलिजन हो जाता है, तो वो कहीं कुछ भी झटके का इवेंट इज इम्पल्स, ऐसे समझ सकते हो। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, इम्पल्स इज फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ही बस समझने के लिए, फिलोसॉफी के लिए, झटके को मतलब कैसे तुम डिस्क्राइब करोगे, जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे ही लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये बस इसकी डेफिनेशन कोई काम की नहीं है, बस ऐसी बस समझने के लिए। याद क्या रखना है अल्टीमेटली, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो लिखो एक क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज प्रोजेक्टेड
a ball of mass 200 gram is projected with a velocity of 30 meter per second, with a velocity of 30 meter per second at 30 degree 30 at 30 degree from horizontal, 30 degree from horizontal. थर्टी डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. ठीक है. सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी in 2 seconds. Find change in velocity in 2 seconds. Use g is equals to 10 meter per second square. तो पढ़ो क्वेश्चन को. अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल है 20 ग्राम की, 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे फेंका गया उसे. तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स फाइंड चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स. तो उसका कुछ होगा, ऐसा ट्रैवल करके जाएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन में. बट हमसे पूछा है कि 2 सेकेंड में कितना उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी. तो 2 सेकेंड में लेट से वो यहाँ पहुँच गया. जब ये वैल्यू थी t इक्वल टू 0 तब वो यहाँ था, t इक्वल टू 2 पे ये यहाँ पहुँच गया. तो ये v जो है वहाँ पे उसकी स्पीड वेलोसिटी हो गई. तो लेट से इसको बोल देते हैं v2 और v1 तो हमें पता ही है, ये दी हुई है. तो v1 को कैसे लिखेंगे, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v2 माइनस v1. ये फाइंड करना है. तो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके फाइंड करना है. सोचो क्या कर सकते हैं. चेंज इन मोमेंटम के इक्वल. हाँ mv2 माइनस v1. हाँ, तो उसको इससे करा सकते हैं. मतलब हमारे पास इम्पल्स की डेफिनेशन ये है fdt, और उसको चेंज इन मोमेंटम से करा सकते हैं, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो ये कहाँ से जनरेट होगा, ये तो हमें पता है. पहला इनिशियल मोमेंटम वी नो, फाइनल मोमेंटम वी हैव टू कैलकुलेट. ये कहाँ से जनरेट होगा, तो टाइम तो दिया है कि भाई टाइम 2 सेकेंड का काम है, और फोर्स ग्रेविटी वाला केवल x में केवल y में लग रहा है, x में तो कुछ लग नहीं रहा. तो सबसे पहले तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम ये लिख लेंगे. v1 लिखने के लिए हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 30 cos 30 इज़ √3/2, यानी कि ये हो गया 15√3. रिजॉल्व कर रहा हूँ ये ना, ये तुम्हें सब समझ आ रहा होगा. 30/2 15. तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 15√3 i कैप प्लस 15 j कैप. दिस इज़ v1. अच्छा, प्रीवियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये तो भाई वही का वही होना है जो 15√3, क्योंकि x कंपोनेंट चेंज नहीं होता वेलोसिटी का. ये हो गया 15√3, और y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. तो y कंपोनेंट निकालने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम, दिस इक्वेशन इन y डायरेक्शन. y डायरेक्शन में उस पर फोर्स कितना लग रहा है. हमारा एक्सिस सिस्टम ये है, दिस इज x, दिस इज y. तो y में कितना फोर्स लग रहा है उस पर, mg नीचे की तरफ, यानी कि माइनस mg. और इंटीग्रेशन ऐसे dt, ये गौर से देखो. अब बाकी वो तो पहले से आता है सब में.
इस पर फोकस लगाओ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एफ लिख रहे हैं, एफ माइनस एम जी क्यों लिखा? सबसे पहले तो ये इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि ये इम्पल्स की डेफिनेशन है। तो एम जी क्योंकि नीचे की तरफ है डी टी है ना, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट तो बाहर ही आ जाएगा, एम भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन टी बचेगा। फिर यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिखेंगे, तो लेट्स से इसको बोल देते हैं अपन वी वाई, तो वो निकल के आएगा मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसको ऐसे लिखेंगे ना, वी फाइनल माइनस वी टू माइनस वी वन। तो इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे, एम वी टू इज़ 15√3 आई कैप प्लस वी वाई जे कैप माइनस वी वन ये वाली चीज़ 15√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप। ठीक है, तो इतनी मशक्क़त करने की एक्स में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो कैंसिल हो ही रहा है, तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा था। तो ये बचा हमारे पास एम जी डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा यहीं पे बताओ, जस्ट टी, और टी दिया हुआ है 0 से 2 सेकेंड्स, तो लिमिट्स आर 0 से 2, तो इसकी वैल्यू फाइनली 2 लिखने वाले हैं हम। तो माइनस 2 एम जी इज इक्वल्स टू एम, यहाँ पर देखना ब्रैकेट में वी जे बचेगा, वी वाई बचेगा जस्ट, और 15 बचेगा, तो वी वाई माइनस 15। आया, फॉलो करो, कुछ नहीं, इक्वेशंस चल रही हैं। तो वी वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो वी वाई किधर चला गया, उस तरफ चला गया, तो माइनस 2g इज़ 20, वो उधर चला गया, तो वी वाई इज़ माइनस, अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस 20 इज इक्वल्स टू वी वाई माइनस 15, ये उधर चला गया तो प्लस 15, तो वी वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का क्या मतलब है कि मतलब वो यहाँ पे आ चुका होगा असल में 2 सेकेंड में, इस तरफ वी वाई जो है वो माइनस आया। तो माइनस का क्या मतलब है कि वो जो वेलोसिटी ऊपर साइड मांगी है वो असल में नीचे साइड हो गया, मतलब यहाँ कहीं आ गया होगा, ऐसी कोई सिचुएशन होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी की मदद से हमने ये लिख दिया कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर ये नहीं पता होता हमें इम्पल्स वाला, तो कैसे करते सॉल्व, फिर वो इक्वेशन लगा के अलग अलग दोनों उसमें सॉल्व करते फिर निकालते। तो इम्पल्स वाला पता था, इसलिए ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसानी से हो गया। V2 निकाल दिया, मतलब ओवरऑल हमको ये रिपोर्ट करना है V2। तो फाइनली V2 लिखेंगे, ये तो हो गया 15√3 आई कैप, और ये हो गया -5 जे कैप। ऐसे रिपोर्ट कर देंगे। तो असल में हमें फाइंड चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, मतलब V2 माइनस V1 निकालना था, तो इसको उससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब आंसर क्या होगा, ये है हमारा आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लिखो सेकंड क्वेश्चन, अ टाइम वेरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू 2t, a time varying force F is equals to 2t is acting on a particle, क्या क्या फोर्स के बाद a time varying force F is equals to 2t, F is equals to 2t, मतलब फोर्स की इक्वेशन दी हुई है, F is equals to 2t is acting on a particle of mass 2 kg, is acting on a particle of mass 2 kg moving along x-axis, velocity of the particle is 4 meter per second, along negative x-axis
along negative x-axis at time t equal to 0. At time t equal to 0. To find the velocity of the particle, find the velocity of the particle at the end of 4 seconds. At the end of 4 seconds. तो देखना सिचुएशन ऐसी है, पढ़ो इसको. A time varying force F is equals to 2t is acting on a particle of mass 2 kg moving along x axis. x axis के along एक particle travel कर रहा है, ठीक है, जिस पे फोर्स लग रहा है F is equals to 2t. F is equals to 2t तो वेरिएबल फोर्स है. 0 सेकेंड पे F की वैल्यू 0, 2 सेकेंड पे 4 एंड सो ऑन बढ़ते जा रहा है फोर्स, ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस एट टाइम t इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 0 के टाइम, ये तो फोर्स का डायरेक्शन है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव साइड में 4 मीटर पर सेकेंड. ये बात समझ रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव साइड में 4 मीटर पर सेकेंड. वी आई इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड. तो वी हैव टू फाइंड स्पीड एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड. 4 सेकेंड के बाद वो उसकी स्पीड कितनी होगी. ये वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ये बताना है हमें. तो यहाँ पे इम्पल्स वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं. इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है, एफ डॉट डी टी इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. तो एफ का वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है, एफ की जगह क्या लिखेंगे, एफ की जगह लिखेंगे 2t, डी टी की जगह डी टी ही लिखेंगे. चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वी माइनस मास इंटू यू. तो सारी वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे. टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेशन हो रहा है. लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4. तो दिस इज 2t²/2. लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से 4. m कॉमन ले लिया, m की वैल्यू भी दी हुई है 2 kg, 2 रख दिया वहाँ पे. फिर v फाइनल निकालना है और u तो दिया ही हुआ. तो u असल में ये सर v -4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि u -4 है. हमारे एक्सिस सिस्टम में हमने प्लस एक्सिस को माना है. तो बस ये हो जाएगा 2 से 2 कटा, t की पावर 2 में 4 रखेंगे तो 2 की पावर 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 16. तो 16 -0 इज इक्वल्स टू 2v + 4. तो ये 2 16, तो 8 इज इक्वल्स टू v + 4. तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड. प्लस में आई है, इसका मतलब इस तरफ चल रहा होगा. दिस इज आंसर, 4 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स न्यूटन में है और एक्स एक्सिस पे टाइम है. ऐसे प्लॉटेड है ये कुछ. तो ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट का.
तो लिखो एक सिचुएशन, a particle of mass 2 kg, लिख लो, a particle of mass 2 kg is initially at rest, a force starts acting on it in one direction. A force starts acting on it in one direction whose magnitude changes with time. Changes with time. The force time graph is shown. To find the velocity of the particle, at the end of 10 seconds. नहीं मतलब 10 बस 10 ख़त्म हुआ, बस 10 पे बताना है। नहीं अब बोलो कि 1 घंटा ख़त्म हो गया, इसका मतलब 2 हो गए क्या? नहीं, 1 घंटा मतलब 0 से लेके 1 ख़त्म, तो एट द एंड ऑफ 10 मतलब 0 से लेके 10 के बीच। और 11वें सेकेंड का तो डेटा भी नहीं दिया हमें, 10 का ही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। तो क्या बोला उसने, पढ़ो इसको वर्ड बाय वर्ड। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब 2 किलो का था और इनिशियली रेस्ट पे था। तो फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग इन वन डायरेक्शन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। तो एक वेरिएबल फोर्स लग रहा है उस पर, इसका मैग्नीट्यूड इधर उधर चेंज होता रहता है, और उसका ग्राफ दिया हुआ है, FT ग्राफ दिया हुआ है, वेरिएशन इक्वेशन नहीं दी हुई, ग्राफ दिया हुआ है। मतलब तो फिर क्या करें, तो फिर इम्पल्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन एरिया, मतलब इम्पल्स इज चेंज इन एरिया नहीं, एरिया अंडर कर्व, ये वाला एरिया लिख सकते हैं इम्पल्स को, और इसको लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया तो यहाँ से निकालेंगे हम, तो अब एरिया पे फोकस करो, एरिया कैसे निकालेंगे। ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इज़ 2 एंड हाइट इज़ 10, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10, ये हो गया इसका एरिया। ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये देखो 2 से 4 तक 2 और ये 10, तो 2 इंटू 10। फिर ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है, देखो गौर से, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला याद भी नहीं है तो और इसको बाइफरकेट करके एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल करके इसको ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस रेक्टेंगल कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि ये 10 और ये 20, इनको नहीं जोड़ना है, पैरेलल साइड्स को जोड़ना है, तो 10 और 20 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हाइट होगी इसकी 4 से 6 तक, दैट इज़ 2। फिर ये एक ट्राइंगल है जिसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस इज़ 4 एंड हाइट इज़ 20, तो 4 इंटू 20, इसको ऐड करो तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। पक्का 100, तो 100 इज चेंज इन मोमेंटम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, कितना मास दिया हुआ 2 किलो, तो 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वी, यहाँ से v कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड।
देखो उसमें अब बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलेट ऑफ मास 10 to the power minus 3 kg, 10 to the power minus 3 kg strikes an obstacle, strikes an obstacle and moves at 60 degree to its original direction. to its original direction if its speed also changes, if its speed also changes from 20 meter per second to 10 meter per second to 10 meter per second. So find the magnitude of impulse acting on the bullet. Impulse acting on the bullet. Impulse की यूनिट फोर्स इंटू टाइम, तो ये भी लिख लो न्यूटन सेकेंड. यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड. So the bullet of mass 10 to the power minus 3 kg strikes an obstacle and moves at 60 degree to its original direction. क्या मतलब इस बात का कि एक बुलेट आ रही है, किसी ऑब्स्टेकल पे टकराई और टकराने के बाद जो भी उसका डायरेक्शन होना था, अगर टकराती नहीं उससे 60 डिग्री मूव करके निकल गई. सो दिस इज़ द थिंग, ये सिचुएशन. ओरिजिनल डायरेक्शन में जितनी भी थी उससे 60 डिग्री डिफ्लेक्ट होकर निकल गई. तो इफ इट्स स्पीड ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड. कि यहाँ पर जो स्पीड थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो स्पीड है टकराने के बाद वो भी चेंज हो गई, थोड़ी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड. तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑन द बुलेट. बुलेट पर इम्पल्स का मैग्नीट्यूड बताना है. सो व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम. तो आंसर क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. पी फाइनल क्या होगा? पी फाइनल होगा 10 इंटू उसका मास कितना देगा, 10 टू द पावर माइनस 3 m, 10 माइनस 20. ये हो जाएगा आंसर. पक्की बात है ना? तो ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये स्केलर नहीं है, ये इसको वेक्टोरिकली देखना पड़ेगा, ये वेक्टर लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो रिजॉल्व कर लेते हैं. तो इधर हो जाएगा ये 10 cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री इज़ 1/2, 10√3/2. इसको ये तो रिजॉल्व है ऑलरेडी, केवल x में ही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं. तो P फाइनल इज़ 10/2, दैट इज़ 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप माइनस P इनिशियल 20 i कैप. और मास से मल्टीप्लाई करना है, सब में मास मल्टीप्लाई होगा. तो आंसर हो जाएगा इस सिचुएशन में 5 में से 20 गया. टेन टू द पावर माइनस 3 मास की जगह लिख दिया. 5 में से 20 गया, ये आया हमारे पास माइनस 15 आई कैप और 5√3 जे कैप. बट हमसे तो जस्ट मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड के लिए लिख देंगे यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 15 स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर. ये हो गया 10√3, 10 टू द पावर माइनस 3
15 का स्क्वायर इज़ 225, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75। सो इट इज़ 10 टू द पावर माइनस रूट 3, 10 टू द पावर माइनस 3, हम 225 प्लस 50 जो है ना 300 में 2 जीरो बाहर निकल के आएंगे तो 10 रूट 3, तो 10 रूट 3 मतलब 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया और ये रूट 3, दीज मैनी न्यूटन सेकेंड। तो इसमें यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि वेक्टोरिकली लिखना है इन्हें और बस करते जाना है फिर। तो इम्पल्स समझ में आ गया, इम्पल्स में क्या क्या याद रखना है। ठीक है, अब नया टॉपिक देखते हैं, बहुत अजीबोगरीब टॉपिक है, कोलिजन। कोलिजन का क्या मतलब होता है? जब दो चीज़ें आपस में टकराती हैं तो वो कोलिजन होता है। तो हम कोलिजन को समझना चाहते हैं कि मतलब होता क्या है, मतलब फिज़िक्स के फॉर्म में। तो इमेजिन करो कि अगर मान लो दो पार्टिकल्स हैं, बहुत इन्फाइनेटली जूम करके बना दिया और ये एक दूसरे की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं टकराने के लिए। तो जब असली में टकरा रहे होंगे ये, तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, मतलब कि इनका ओरिजिनल शेप ऐसा है, लेकिन टकराते टाइम ये थोड़ा सा डिफॉर्म होंगे और फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए उस पोजीशन पे होल्ड पाएंगे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में पहुंचेंगे और फिर वापस से एक्सपेंड होके फिर चले जाएंगे जैसे भी जाना होगा उन्हें। तो ये कोलिजन का प्रोसेस है। तो इसको एनर्जी के टर्म्स में समझते हैं कि ये क्या लेके आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, ये भी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। लेकिन जब ये आपस में टकरा रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी इनकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है, क्योंकि ये डिफॉर्म हो रहे हैं। इसको स्प्रिंग मैकेनिज्म की तरह समझो कि मान लो स्प्रिंग लगी हुई है इनके, तो सब कुछ स्प्रिंग का बना, स्पॉन्ज जैसा। तो अगर वो टकरा रहे हैं तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में और होल्ड पे आ रही है, और फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी फिर एक्टिव हो रही है, फिर काइनेटिक में कन्वर्ट करवा दे रही है। तो एक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो लिखो इसमें, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, समझ गए ना ये। तो अब समझने क्या ज़रूरत है, मतलब कि क्या चीज़ से क्वांटिफाई करना चाहते हैं हम, अलग अलग टाइप के कोलिजन पढ़ना चाहते हैं। तो एक जो आइडियल कोलिजन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो काइनेटिक एनर्जी से दोनों पार्टिकल्स आ रहे हैं और पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर वापस उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, तो वो एक आइडियल कोलिजन होता है, ठीक है। लेकिन रियल सिनेरियोज में से कोलिजन नहीं होते। तुम अगर कहीं देखो किसी ऑब्जेक्ट से कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट टकरा जाए तो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर देते हैं। जैसे कार का एक्सीडेंट हो रहा है तो वो डेंट वापस उसी फॉर्म में नहीं आते, इलास्टिक नहीं है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है वो एनर्जी। तो तुमने नोटिस किया होगा कार वगैरह या जो बाइक वगैरह के जो रहते हैं उतने डेलिकेट पार्ट्स क्यों होते हैं? डेलिकेट मतलब कि ज़रा बहुत भी कुछ हो जाए तो वो बेंड आ जाता है उनमें। तो दिमाग में से थॉट आता है मजबूत बनाना चाहिए, इतनी महंगी चीज़ है। तो अब अगर एक्सीडेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी अगर एब्जॉर्ब नहीं हुई किस में, इन कार के पार्टिकल्स में, तो वो इंसानों पे ऑब्जॉर्व होगी। मतलब कि अगर तुमने एकदम परफेक्टली लोहे के सरिये लगा के कार बना दी और टकरा के कहीं जाके, तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा, कार को झटका नहीं लगेगा। कार तो रिवर्ट बैक कर देगी इलास्टिकली। तो इसलिए हम चाहते हैं वैसी सिचुएशन में कि आइडियल कोलिजन नहीं हो, एब्जॉर्ब कर ले, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए पूरी काइनेटिक एनर्जी। तो इसको अगर हम कहानी के तौर पे लिखें तो इनिशियली
ऐसे लिख लो बस ऐसे, इनिशियली दे हैव काइनेटिक एनर्जीज। एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन तो थोड़े से डिफॉर्म हो, टकराते टाइम ऐसे डिफॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो कोलिजन के दौरान पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, और फिर आफ्टर कोलिजन यहाँ बना रहा हूँ, कुछ हो सकता है कि परफेक्ट कोलिजन नहीं हो तो उनका शेप डेंट हो जाए और फिर वो चले गए, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो कोलिजन इज अ प्रोसेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से वापस काइनेटिक एनर्जी, ये कोलिजन है। कोलिजन को हम दो सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, और एक इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जो परफेक्ट कोलिजन डिस्क्राइब किया था अभी, कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं वापस काइनेटिक में फिर कन्वर्ट हो जाए, सो दैट इज इलास्टिक कोलिजन। दैट मीन्स होल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। परफेक्ट कोलिजन, आइडियल कोलिजन। है ना, परफेक्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए तो वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। Some of it is lost. ये समझ में आ रहा है? इलास्टिक कोलिजन मतलब कि काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल में कोलिजन के दौरान, वो फिर वापस काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी जितनी थी शुरुआत में उतनी ही फाइनली है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनली थोड़ी कम हो गई है। पूरी भी जा सकती है कुछ कुछ सिचुएशन में, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इनिशियल। बट यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल के बराबर। अब वो कितनी कम होगी इन इलास्टिक कोलिजन में, वो सब देखेंगे अभी हम। तो एक सिचुएशन देखो, एक बॉल है 3 kg की, दूसरी बॉल भी है 3 kg की। एक आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और दूसरी आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, 9 मीटर पर सेकेंड से।
ठीक है। तो ये टकरा रही है आपस में और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है। तो हमें इनकी फाइनल स्थिति बतानी है कि ये टकराएंगे, टकराने के बाद फिर कुछ होगा तो ये चलेगा। क्लियर सी बात है, अगर एक ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट में अगर इनका टकराव हो रहा है तो एक फाइनली इसी लाइन के अलॉन्ग चलेंगे ये। तो हमें बताना है कि ये कैसे चल रहे होंगे। लाइक से ये V1 है टकराने के बाद, ये V2 है आफ्टर कोलिजन। तो ये V1 और V2 बताना है। सिचुएशन समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो V1 और V2 कैसे बताएं? तो मतलब अगर V नेगेटिव आ गया मान लो तो उस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इंट्यूटिवली क्या लग रहा है, एक 5 से इधर जा रहा है, एक 9 से इधर जा रहा है, तो 100% एक आध तो इधर जाएगा ही। तो कोई बात नहीं, मैथमेटिकली V1 नेगेटिव या V2 नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब समझ जाएंगे हम कि क्या दिक्कत है। तो अब क्या किया जाए, यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल के बराबर होनी है। तो बिकॉज इट इज़ इलास्टिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल। फाइनल कितनी है? फाइनल हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। तो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। सिंप्लिसिटी के लिए मास दोनों का सेम ही है तो आसान हो जाएगी इक्वेशन। इज इक्वल्स टू शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m5 स्क्वायर प्लस हाफ m9 स्क्वायर। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें कितने वेरिएबल हैं, है ना? V1 और V2 दो वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन से तो सॉल्व नहीं होगा ये, चाहे कुछ भी कर लें हम। एक और इक्वेशन चाहिए रहेगी। m वेरिएबल नहीं है, m की वैल्यू दी हुई है और वो कैंसिल हो गया। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाई जाए, क्या हो रहा होगा ऐसा? तो देखो, जब ये टकरा रहे होंगे तब इन पे एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा हर मोमेंट पे। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है सिस्टम पर, क्योंकि एक्शन को रिएक्शन ने इंटरनली बैलेंस कर दिया। तो ड्यूरिंग कोलिजन एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो। दोनों ब्लॉक्स को कलेक्टिवली देखा जाए तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो था सिस्टम में। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? अब ये मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसका इनिशियल सिस्टम ये है, दिस इज द इनिशियल सिस्टम। तो कितना है इसका? 3 × 5 पॉजिटिव में और 3 × 7 नेगेटिव में। तो इनिशियली इट इज़ 25 नॉट 25 15 माइनस 27 और फाइनल मोमेंटम इज m × v1 प्लस m × v2। तो m × v1 प्लस m × v2। तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल गई। 15 माइनस 27 इज -12, मास इज 3। तो v1 प्लस v2 आ गया यहाँ से। v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू -4। तो अब दो इक्वेशन आ गई हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे करें? तो ये है बड़ी इक्वेशन, इसमें अगर एक ही वेरिएबल होता तो आ जाता आंसर। तो ठीक है, v1 को लिख लेंगे -v2 -4 और उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो v1 इसमें क्या रख दिया, v1 इज इक्वल्स टू -4 -v2 और रखा वहाँ पे, जो हो गया हाफ v2 v1 स्क्वायर, हाफ भी कैंसिल कर लो। v1 स्क्वायर इज -4 -v2 का होल स्क्वायर प्लस
v2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25, प्लस है या इक्वल टू 25 प्लस 9 स्क्वायर इज 81, सोलह प्लस v2 स्क्वायर प्लस 4 to the 8 v2 प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू 6 और टोटल 106, v2 स्क्वायर 2v2 स्क्वायर, फिर ये 8v2 इक्वल्स टू 16 और उधर से 106 माइनस हुआ तो माइनस 90 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लिया तो v2 स्क्वायर प्लस 4v2 माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से v2 इक्वल्स टू माइनस b मतलब माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, 16 माइनस 4, a इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 45 डिवाइडेड बाई 2a। फोर्टी फाइव इंटू 4 इज़ 180 और ये 16 196 का रूट होता है 14, तो सॉल्व करना इसकी वैल्यू आएगी 14, रूट 196 इज़ 14। तो v2 की दो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, -4 प्लस 14/2 एंड -4 माइनस 14/2, -4 प्लस 14/2 करने से 10/2 दैट इज़ 5, और माइनस लेंगे तो -4 माइनस 9, दो वैल्यूज़ आ रही हैं v2 की। तो अभी ज़रा समझते हैं ये क्या मतलब है दो वैल्यूज़ का। शुरुआत में जो मतलब हमने सिचुएशन मानी थी फाइनल, उसमें इस पर लिखा था v1 और इस पर लिखा था v2, ठीक है, दोनों ही 3-3 किलो के थे। अब v2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी, वो निकल के आ रही है, एक तो आ रही है 5 और एक आ रही है -9, मतलब 5 का क्या मतलब है कि इधर जाएगा और -9 का क्या मतलब है उधर जाएगा। अब सिचुएशन इनिशियल कोलिजन से पहले कुछ ऐसी थी, बताना ज़रा ये कितना था, ये 5 था और ये 9 था। तो अब लॉजिकली सोचो, अगर ये -9 है, सही है, ये 5 और 9, तो अगर ये टकरा रहा है इससे, तो सीधी सी बात है 9 का कम ही होगा, बढ़ नहीं, 9 पे तो नहीं चलेगा। ये तो 9 दे रहा है लेकिन हमें इस तरफ, तो ये आंसर नॉट करेक्ट। मतलब देखो दो आंसर दिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने, अल्फ़ा बीटा, एक दिया 5 एक दिया -9, लेकिन अब हम विजुलाइज करके देखते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ ऐसी अननेसेसरी वैल्यू दे दिया उसने। तो यहाँ पे शुरुआत में सिचुएशन थी, एक 5 से आ रही है बॉल, एक 9 से आ रही है, तो फिजिक्स से छोड़ो, कॉमन सेंस से देखो, इससे कुछ टकराएगा तो 9 से तो कम ही होगी ये, है ना, तो 9 से कम होगी तो इसका मतलब क्या, और प्लस इस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी इसकी है, लेकिन इस तरफ भी जा सकती है ये बात समझ में आ रही है। 9 तो नहीं रहेगी इसकी, ये 9 आंसर दे रही है ना, तो फाइनली इसको डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब ये सही है। फाइनली ये 5 से जा रही होगी आगे, 5 मीटर पर सेकेंड, और v1 भी निकाल लेंगे यहाँ से, -4 माइनस v2, -4 - 5 दैट इज़ -9, तो ये असल में इस तरफ जा रही होगी 9 मीटर पर सेकेंड से। ये समझ में आ रहा है? तो इसको देखो, बहुत ही फैसिनेटिंग डेटा यहाँ पे मिल रहा है कि ये 5 से पहले आ रही थी, बट अब ये 5 हो गई इसकी, दूसरे वाले की, ये 9 से इस तरफ जा रही थी, इसकी 9 हो गई, तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर ली इनने। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इनका मास सेम है। मास अगर सेम नहीं रहता तो फिर अलग अलग आता। तो जो पूल टेबल होती हैं, स्नूकर की जो टेबल्स होती हैं, उसमें सब मास एक ही साइज़ के होते हैं सब, स्ट्राइकर भी उसी मास का होता है। तो वो वेलोसिटी एक्सचेंज पे, थॉट पे हम खेलते हैं कि
अगर जितनी स्पीड से मारेंगे स्नूकर वो रुक जाएगा, क्योंकि अगला तो रुका हुआ है। रुक जाओ, इसको मैं समझा देता हूँ अच्छे से। क्या कॉन्सेप्ट बताया कि वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज्ड if mass of the balls are same and the collision is head-on elastic. ठीक है, तो स्नूकर वाली सिचुएशन में क्या होता है, और ये बॉल रखी हुई है रेस्ट पे, वो स्ट्राइक गेम तभी चालू होता है जब बाकी सब रेस्ट पे रहती हैं, चल नहीं रही होगी वो, और स्ट्राइकर को हमको मारना है। तो लेट्स से अगर हमने ऐसे मिला लिया कि हाँ भाई हेड ऑन कोलिजन हो सकता है इसका, तो फाइनली आफ्टर कोलिजन इनकी स्पीड्स एक्सचेंज हो जाएंगी। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड v हो जाएगी और ये रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये शुरुआत में रेस्ट पे था। तो स्नूकर में हम ऐसा मिलाते हैं कि जितनी स्पीड हम इसको देना चाहते हैं कि इतनी स्पीड ही इसको मिले तो ये गोल तक ही पहुंच पाए, ऐसा नहीं हो कि टकरा के वापस आ जाए। तो लिख लो इसको, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है अगर मास बराबर है तो। तो ये समझ में आया इलास्टिक और इन इलास्टिक में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा और लंबा खींच लें क्लास को, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। तो देखो एक और तरीके से हम कोलिजन को बाइफरकेट करते हैं। एक मैंने वर्ड लिख दिया था अभी, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन। तो बहुत सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें कि मान लो दो बॉल्स एकदम एक दूसरे की ही तरफ बढ़ी चली आ रही हैं एग्जैक्टली, तो ये परफेक्टली हेड ऑन कोलिजन है। जब ये आपस में टकराएंगे तो हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। बट मान लो सपोज एक बॉल ऐसी है, इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो कैसे टकराएंगे ये? जब ये पास आ जाएंगे तो इसका कुछ छोर इसके छोर से टकराएगा, और टकराने के बाद ये थोड़ी सी इधर डिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी और ये थोड़ी सी इधर डिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी। बट हेड ऑन में तो वो एग्जैक्टली अपना डायरेक्शन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वही रख रही हुई है, टकराएंगे तो ऐसे ही जाएंगे वो वापस। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है हेड ऑन और ऑब्लिक कोलिजन में। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कोलिजन समटाइम्स, ऐसे समझने के लिए, और ये थोड़ा इनडायरेक्ट। ठीक है, और गहराई से समझने के लिए कि लाइन ही तो है, मतलब कैसे डिफाइन कैसे करें। तो जब ये टकरा रहे होंगे हेड ऑन में, तो जो इम्पल्स है वो कैसा एक्ट कर रहा होगा? वो एग्जैक्टली ऐसे ही एक्ट कर रहा होगा, एग्जैक्टली उसी लाइन के अलॉन्ग जिस लाइन के अलॉन्ग उनकी स्पीड थी। जैसे यहाँ पे जब ये कोलिजन हो रहा होगा तो इम्पल्स कैसा एक्ट कर रहा होगा? इस तरीके से, नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे का। तो वो वेलोसिटी के अलॉन्ग नहीं, देखो वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में, बट इम्पल्स इस डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे इम्पल्स भी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है।
तो अगर याद रखना है इसको मैथमेटिकली और एडवर्स सिचुएशंस के लिए कि लाइन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज लाइन ऑफ वेलोसिटी, लाइन ऑफ मोशन। हेड ऑन कोलिजन्स में, लेकिन ऑब्लिक कोलिजन में लाइन ऑफ इम्पल्स is not along the line of motion. तो आज की क्लास का रिवाइज कर लेते हैं बस कि याद क्या क्या रखना है। कि कोलिजन कितने टाइप का होता है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, दो टाइप का। या तो वो होता है, बताओ, इलास्टिक, या होता है इनइलास्टिक। बॉटम लाइन क्या इलास्टिक में याद रखना है कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनइलास्टिक में कौन सी ज़्यादा होगी? है ना, ऐसा नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, बढ़ तो सकती नहीं, कभी कंजर्व हो सकती है मैक्सिमम, तो कमी होगी इनइलास्टिक में। और किस तरीके से वो टकरा रहे हैं, है ना, लाइन ऑफ इम्पल्स के हिसाब से। दो टाइप के कोलिजन, एक हेड ऑन और एक ऑब्लिक। हेड ऑन में याद रखना है लाइन ऑफ इम्पल्स इज सेम एज लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ वेलोसिटी। और इसमें हेड ऑन ऑब्लिक में लाइन ऑफ इम्पल्स इज नॉट लाइन ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे सामने क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन के ही आएंगे। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, ये वाला, ऐसे दो बॉल्स आ रही थी, तो किस टाइप का कोलिजन, इलास्टिक था वो तो लिखा होगा तभी समझ आएगा हमें, लेकिन हेड ऑन था ये कैसे समझ में आ गया था? क्योंकि टकराने के बाद ये वेलोसिटी के अलॉन्ग ही मूव कर रही हैं, ऐसे आड़ी तिरछी नहीं भाग रही, तो ये हेड ऑन कोलिजन था। ठीक है, तो सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे इसके, तभी आएगा इसमें मज़ा। तो आज तो हम इम्पल्स से रिलेटेड सवाल सॉल्व करना, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 11.5।